भारत पर विदेशी हमलों की बात सुनते ही सबसे पहले दिमाग में मुस्लिम आक्रमणकारियों का ही नाम आता है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और मुगल शामिल हैं। लेकिन मुस्लिम हमले हमारे देश पर 8वीं सदी से शुरू हुए थे और इसमें से सबसे पहला था मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन ऐसे कई नॉन मुस्लिम्स भी थे जिन्होंने भारत पर हमला किया था। भारत के कुछ हिस्सों को उन्होंने लूटा और कई सालों तक राज भी किया। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 4 बाहरी आक्रमणकारियों के बारे में बताऊंगा। ये लोग तब भारत आए थे जब इस्लाम पैदा भी नहीं हुआ था। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। भारत पर हमला करने वालों में सबसे पहले लोग थे ग्रीक्स। इनके हमले भारत में मौर्य काल से पहले से लेकर मौर्य काल के बाद तक होते रहे। भारत का वेस्टर्न हिस्सा इन हमलों से हमेशा जूझता रहा। अगर बात करें कि ये हमले कब कब और कैसे कैसे हुए, तो सबसे पहले सिकंदर या अलेक्जेंडर ने भारत के वेस्टर्न हिस्से पर हमला किया था। दुनिया जीतने निकला सिकंदर, उसने 2 सालों तक भारत में कई लड़ाइयां लड़ी। अफगानिस्तान के साथ साथ उसने उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था। बाद में इस जगह पर उसके सेनापति सेल्यूकस ने शासन किया। दोस्तों, सिकंदर के हमले से ही आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के इमरजेंस में हेल्प हुई। हुआ यह कि सिकंदर के भारत से जाने के 1 साल बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने देश के वेस्टर्न हिस्से की ज्यादातर जगहों पर कब्जा कर लिया। इस तरह चंद्रगुप्त को वेस्टर्न इंडिया पर कब्जे से एक बड़ी आर्मी खड़ी करने का मौका मिला, जिसकी बदौलत उसने नंदों को हराया और एक बड़ा साम्राज्य उसने खड़ा कर लिया। आगे चलकर चंद्रगुप्त के टाइम पर सेल्यूकस निकेटर के साथ उसका युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस की हार हुई। इस हार के बाद दोनों के बीच संधि हुई और मौर्य साम्राज्य के खत्म होने तक ग्रीक्स ने भारत पर फिर कभी हमला नहीं किया। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट भी है। जैसे ही मौर्य साम्राज्य डिक्लाइन के कगार पर पहुंचा, तब एक और ग्रीक शासक डेमेट्रियस प्रथम ने 183 ईसा पूर्व में पंजाब के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। यहां कब्जा करके डेमेट्रियस भारत में ही रहने लगा। हालांकि कुछ ही सालों बाद यूक्रेटिडस नाम के एक दूसरे राजा ने डेमेट्रियस को हराकर उसके राज पर कब्जा कर लिया। यह भी ग्रीक राजा था। उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। इस तरह से इन 2 राजाओं ने, यूक्रेटिडस और डेमेट्रियस ने, भारत पर रूल किया। लेकिन ग्रीक्स के हमले अभी भी खत्म या कम नहीं हुए थे। जब मौर्य साम्राज्य का आखिरी राजा यानी बृहद्रथ का राज चल रहा था, तब ग्रीक राजा मिनेंडर ने भी डेमेट्रियस के साथ मिलकर सिंधु नदी तक के इलाके पर कब्जा कर लिया। बौद्ध जातक कथाओं में मिनेंडर को मिलिंद कहा जाता है। मिलिंद बन्हो नाम की एक किताब है। इस किताब में नागसेन नाम के बौद्ध भिक्षु और मिनेंडर के बीच में बातचीत है और उसके बौद्ध रिलीजन को एक्सेप्ट करने की बात मिलती है। मिलिंद पंजाब पर राज करने वाले ग्रीक राजाओं में सबसे फेमस था। उसने स्वात वैली से लेकर मथुरा तक का अपना शासन चलाया था। दोस्तों, ग्रीक्स के बाद भारत पर हमला करने वाले अगले हमलावर थे शक। शकों ने भारत पर करीब 250 सालों तक रूल किया। आज जिस शक संवत कैलेंडर का उपयोग किया जाता है हमारे यहाँ पर, वो इन्हीं शक राजाओं की देन है। ये साल 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। महाभारत में भी वैसे शकों का जिक्र मिलता है। इन लोगों ने भारत पर हमला तब किया था जब नॉर्थ इंडिया में शुंग डायनेस्टी कमजोर पड़ गई थी। शुंग डायनेस्टी मौर्यन डायनेस्टी के बाद आई थी इंडिया में। माना जाता है कि शक नॉर्दर्न चाइना और यूरोप के बीच में मौजूद शिनजियांग के इलाके के रहने वाले थे। इतिहासकार ये मानते हैं कि शक जो थे वो प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाले सीथियन लोगों की एक ट्राइब थी। इन्हीं शकों ने फिर हिंदू कुश की पहाड़ियों से होकर भारत पर हमला किया। शक राजाओं में अगर देखा जाए तो सबसे महान राजा थे रुद्रदमन प्रथम। वो साल 130 में राजा बने थे। उनके राज्य में कोंकण, नर्मदा घाटी, काठियावाड़, गुजरात के बाकी कई हिस्से और मालवा ये सब शामिल थे। उन्होंने आगे चलकर एक हिंदू महिला से विवाह किया और फिर हिंदू धर्म को अपना लिया। उन्होंने सातवाहनों के साथ भी मैरिज अलायंसेस बनाए, लेकिन आगे चलकर सातवाहनों के ही एक सम्राट गौतमीपुत्र सातकर्णी से हारने के बाद इस डायनेस्टी का पतन भी हो गया। तो इस तरह से शक साम्राज्य खत्म हो गया। शकों के बाद आए कुषाण। 1ली सदी ईस्वी में साल 60 ईस्वी में कुषाणों ने भारत पर हमला किया। इतिहासकार मानते हैं कि ये तिब्बत के यूची कबीले के लोग थे। यूची कबीले के लोगों ने हूणों के हमले से घबराकर अपने एरिया को छोड़ा था और शकों पर हमला कर दिया था।
कुषाणों ने भी काबुल और कंधार पर अपना अधिकार कायम कर लिया था जब इन्होंने भारत पर हमला किया। इसके बाद कुषाणों के जो पहले राजा थे उनका नाम था कुजुल कटफिसिस। आगे चलकर कुजुल ने भारत की नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर बसे हुए पल्लव राजाओं को हराया और अपना शासन आगे बढ़ाया। बाद में कुषाणों का जो शासन था वो पश्चिमी पंजाब तक फैल गया था। कुषाणों में सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई सम्राट हुआ तो वो था कनिष्क। अफगानिस्तान के बच्चों के नाम और उनके यहाँ की जगहों के नाम आज भी कनिष्क के नाम पर आपको मिल जाएंगे। सम्राट कनिष्क का राज्य कश्मीर से उत्तरी सिंध और पेशावर से सारनाथ के आगे तक फैला हुआ था। 151 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो गई थी। उनके साम्राज्य की सीमा चाइना के साथ टच करती थी। इन्होंने आगे चलकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे बहुत ज्यादा प्रमोट किया। हालांकि उन्होंने बाकी धर्मों को भी सम्मान दिया। एग्जाम्पल के लिए कनिष्क ने भारत में भगवान कार्तिकेय की पूजा कराई थी और उन्हें बढ़ावा भी दिया। इस तरह से कुषाण वंश के लोग जिन्होंने भारत पर कभी हमला किया था वो भी भारत के साथ ही भारत के कल्चर में आगे चलकर रच बस गए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है कनिष्क के ऊपर, तो आप चाहें तो लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब दोस्तों आखिरी जो हमलावर थे जो मुस्लिम हमलावरों से पहले भारत आए और भारत में उन्होंने तबाही मचाई, वो मध्य एशिया की हूण जनजाति थी। ये बेहद बर्बर ट्राइब मानी जाती थी। हूणों ने 458 ईस्वी में पहली बार भारत पर हमला किया। उस टाइम पर गुप्त साम्राज्य का शासन था और स्कंदगुप्त राजा हुआ करते थे। स्कंदगुप्त ने हूणों को हराकर उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया, यानी उनका अटैक फेल हो गया। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो पूरी दुनिया के स्कंदगुप्त पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने हूणों को हराया था। 466 ईस्वी में एक बार फिर से हूण हार गए। इस बार भी स्कंदगुप्त ने ही इन्हें भगा दिया। हालांकि 484 ईस्वी में जब हूणों ने पूरी ताकत से हमला किया तो हूण जीतने में कामयाब हो गए, क्योंकि उन्हें हराने वाले स्कंदगुप्त की अब तक मृत्यु हो चुकी थी और उनके उत्तराधिकारी जो आए थे आगे चलकर वो कमजोर थे। तो हूणों ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और फायदा उठाकर पंजाब और मालवा के एरिया को जीत लिया। इसके बाद हूणों ने भारत में ही परमानेंटली रहना शुरू कर दिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हूणों द्वारा तबाही और लूट के कई जिक्र मिलते हैं। हूणों का राज अफगानिस्तान के साथ साथ पश्चिम, उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर रहा। हालांकि वो भारत के सदर्न हिस्से पर कब्जा कभी भी नहीं कर पाए। इतिहासकार मानते हैं कि हूण उत्तरी चाइना की एक बर्बर जाति थी। हालांकि भारत के पौराणिक इतिहास में इनके बारे में कुछ और ही उल्लेख मिलता है। मथुरा उत्तर प्रदेश में हूणों ने मंदिरों, बुद्ध और जैन स्तूपों को क्षति पहुंचाई और भारी मात्रा में लूट मार की। मथुरा में हूणों के अनेक सिक्के भी मिलते हैं। आखिर में मालवा के राजा थे यशोवर्मन और बालादित्य। इन्होंने मिलकर साल 528 ईस्वी में हूणों के राजा तोरमाण को हरा दिया। बचे खुचे हूण फिर भारत में ही बस गए और इनमें जो एक बड़ा नाम हमें मिलता है वो नाम है मिहिरकुल का। ये हूणों में सबसे महान राजाओं में से एक थे। चीनी यात्री वेनसांग बताते हैं कि मिहिरकुल बौद्धों का संहारक था। उसने बहुत सारे बौद्ध विहारों और स्तूपों का नाश कर दिया। हालांकि उसके बाद कोई हूण राजा अस्तित्व में नजर नहीं आता। हूणों के हमले से भारत के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में बौद्ध धर्म का लगभग डिक्लाइन हो गया। सबसे बड़ी बात यह कि इनके बर्बर हमलों से ट्रेड जो गुप्त काल में बड़े पैमाने पर हुआ करता था उसका भी डिक्लाइन हो गया। जब हूणों का डिक्लाइन हुआ तो उसके कुछ ही सालों बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया था सिंध के इलाके पर। उसके बाद फिर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने लंबे समय तक भारत पर हमले किए, तब तक जब तक अंग्रेजों का शासन भारत पर नहीं हो गया। तो दोस्तों ये थे वो हमलावर जिन्होंने भारत पर हमला किया था, जो मुसलमान नहीं थे, उनसे कई सौ साल पहले भारत पर लगातार हमले कर रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, किस्सों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।